नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल स्टडी विद शास्त्री में। जैसा कि हम लोग पढ़ रहे थे कक्षा 9 रसायन विज्ञान। कक्षा 9 रसायन विज्ञान में चैप्टर नंबर 2 क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध है, इसके विषय में चर्चा चल रही थी। तो हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा कि तत्व के वर्गीकरण में कौन कौन सी चीजें आती हैं। तो हम लोगों ने देखा कि तत्व के वर्गीकरण में धातुएं आती हैं, अधातुएं आती हैं और उपधातुएं आती हैं। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने धातुओं के विषय में चर्चा किया और उसको समझे कि धातुएं क्या होती हैं और धातु के कौन कौन से एग्जाम्पल हैं, धातु के कौन कौन से गुण हैं, इन सभी के विषय में चर्चा किया। तो आज की ये जो वीडियो है वो उसके आगे की है, धातुओं के वर्गीकरण का जो दूसरा है अधातु, उसके विषय में है। तो यहाँ पे देख लेते हैं सबसे पहले तत्वों का वर्गीकरण। तत्वों के वर्गीकरण में हम लोग देखे थे कि तत्वों के वर्गीकरण में 3 प्रकार के होते थे तत्व। कौन कौन से? पहला होता था धातु। कौन सा बच्चों? धातु। दूसरा क्या होता था? अधातु। अधातु। तीसरा क्या है? उपधातु। उपधातु। तो धातु के विषय में हम लोगों ने पढ़ लिया था ना, ठीक है। आज हम लोग पढ़ेंगे उपधातु, अधातु के विषय में। सॉरी, तो अधातु किसे कहते हैं? तो धातु के विषय में हम लोगों ने देखा कि वे तत्व जो रासायनिक अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन त्याग कर धन आयन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? धातुएं कहते हैं। तो उसी प्रकार अधातु का भी डिफिनीशन है, यहां पे देखिए लिखा गया है, ऐसे तत्व जो सामान्य अभिक्रियाओं में एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन, क्या? एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋण आयन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, क्या कहलाते हैं? अधातु कहलाते हैं। तो अधातु की एकदम साधारण सी परिभाषा है, क्या है? ऐसे तत्व जो सामान्य अभिक्रियाओं में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके, क्या? इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋण आयन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, क्या कहलाते हैं? अधातु कहलाते हैं। और धातुओं में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके नहीं, इलेक्ट्रॉन त्याग कर क्या बनाते हैं? धन आयन बनाते हैं। तो ऐसे तत्वों को क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। ठीक, तो ये हो गया धातु और अधातु का परिभाषा। उसके आगे देख लेते हैं, जैसे अधातु के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? क्लोरीन है, ब्रोमीन है, नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, कार्बन है, सल्फर आदि। ये सभी तत्व कैसे हैं? अधातु। क्या है? अधातु। अब बात करते हैं, अधातुओं को ही हम कहते हैं ऋण विद्युतीय तत्व। क्या कहते हैं? ऋण विद्युतीय तत्व। ऋण विद्युतीय तत्व अधातु को क्यों कहते हैं? क्योंकि यह इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋण आयन बनाता है या ऋण आयन ग्रहण कर लेता है, इसीलिए अधातुओं को हम क्या कहते हैं? ऋण विद्युतीय तत्व कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? ऋण विद्युतीय तत्व कहते हैं। और जो अधातु होते हैं वो ठोस अवस्था में भी पाए जाते हैं और द्रव अवस्था और गैस, तीनों अवस्थाओं में पाए जाते हैं। तो अधातुएं कौन कौन सी अवस्थाओं में पाए जाते हैं? ठोस, द्रव, गैस, तीनों अवस्थाओं में पाए जाते हैं। अब हम बात करते हैं अधातु का गुणधर्म कि अधातुओं के कौन कौन से गुणधर्म है उसके विषय में। तो सबसे पहला बात करते हैं, ग्रेफाइट तथा कार्बन को छोड़कर ये सभी उष्मा तथा विद्युत की कुचालक होती है। कुचालक किसे कहते हैं? जो आसानी से प्रवाह न कर सके या जो प्रवाह ही न कर सके उसे कुचालक कहते हैं ना। कुचालक का मतलब होता है बुरा चालक। क्या होता है? बुरा चालक। तो किसको किसको? ग्रेफाइट और कार्बन को छोड़कर सभी अधातुएं उष्मा तथा विद्युत का कुचालक होती है, अर्थात उष्मा और विद्युत का प्रवाह नहीं करती है। कौन? अधातुएं। किसको किसको छोड़कर? ग्रेफाइट और कार्बन को छोड़कर जितनी अधातुएं होती हैं वे सभी अधातु विद्युत और उष्मा का प्रवाह नहीं करती हैं, इसीलिए उनको बोला जाता है कुचालक। क्या बोला जाता है? कुचालक। ठीक। दूसरा क्या है? सल्फर ठोस अवस्था में पाया जाता है। अधातुओं में सल्फर किस रूप में? ठोस अवस्था में, ब्रोमीन द्रव अवस्था में तथा ऑक्सीजन गैस अवस्था में पाया जाता है। लेकिन जो ठोस होते हैं, जो अधातु ठोस अवस्था में पाए जाते हैं,
वो किस रंग के होते हैं? भूरे रंग के होते हैं। किस रंग के? भूरे रंग के। अगला देखते हैं, ये कुछ पारदर्शी, कुछ अपारदर्शी तथा कुछ पारभासी होते हैं। पारदर्शी किसे कहते हैं? तो वे वस्तुएं जिनके आर पार देखा जा सके, उन वस्तुओं को क्या कहते हैं? पारदर्शी वस्तु। तो कुछ अधातुएं पारदर्शी होती हैं, कुछ धातुएं अपारदर्शी। अपारदर्शी का मतलब होता है कि ऐसे वस्तु या ऐसा वस्तु जिसके आर पार बिल्कुल न देखा जा सके, उसको क्या कहते हैं? अपारदर्शी। तो कुछ अधातुएं क्या होती है? अपारदर्शी भी होती है। और पारभासी मतलब क्या होता है? कुछ धातुएं या कुछ अधातु ऐसी होती हैं जिसके आर पार हल्का हल्का देखा जा सके। क्या? एकदम स्पष्ट रूप से न देखा जा सके, एकदम हल्का हल्का देखा जा सके, उसे क्या कहते हैं? पारभासी कहते हैं। तो कुछ अधातुएं क्या होती है? पारभासी होती है, अपारदर्शी होती हैं और कुछ पारदर्शी, अर्थात तीनों अवस्थाओं में होती है या तीनों पाई जाती है। ठीक है। अगला है ग्रेफाइट, हीरा तथा आयोडीन को छोड़कर। किसको किसको छोड़कर? ग्रेफाइट, हीरा तथा आयोडीन को छोड़कर शेष अन्य धातुओं में विशेष प्रकार की चमक नहीं होती है। देखो हम लोग पढ़े थे कि धातुओं में एक विशेष प्रकार की चमक होती है, लेकिन अधातुओं में विशेष प्रकार की चमक नहीं होती है। किसको किसको छोड़कर? ग्रेफाइट, हीरा तथा आयोडीन को छोड़कर। बात समझ में आ गया? आगे चले। अगला है गुणधर्म में, ये कोई विशेष ध्वनि उत्पन्न नहीं करती है। धातुओं में हम लोग पढ़े थे कि धातुएं जब दूसरे धातुओं से टकराती हैं तो प्रतिध्वनि उत्पन्न करती हैं, अर्थात ध्वनि उत्पन्न करती हैं। लेकिन अधातु जब एक दूसरे से टकराती है तो कोई विशेष प्रकार की ध्वनि उत्पन्न नहीं करती है। यह हो गया अधातुओं के गुणधर्म के विषय में। अब हम बात कर लेते हैं उपधातु। किसकी बात? उपधातु। तो उपधातु किसे कहते हैं? तो ऐसे धातु जिसमें या ऐसे तत्व जिसमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाएं। किसके किसके गुण? धातुओं के भी गुण पाए जाएं और अधातुओं दोनों के गुण पाए जाएं, उनको क्या कहते हैं? उपधातु। तो धातु में हम लोगों ने पढ़ा कि इलेक्ट्रॉन क्या करके? त्याग कर, इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाते थे। अधातु में हम लोग पढ़े इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाते हैं। अर्थात उपधातु में या तो इलेक्ट्रॉन त्यागेगा या तो ग्रहण करेगा, या इसमें दोनों क्रियाएं होंगी, इलेक्ट्रॉन त्याग और इलेक्ट्रॉन ग्रहण दोनों क्रियाएं होंगी। तो क्या कहलाएगा? ये उपधातु कहलाएगा। यहां देख लेते हैं, ऐसे तत्व जिनमें धातु एवं अधातु दोनों के रासायनिक गुणधर्म उपस्थित होते हैं क्या कहलाते हैं? उपधातु कहलाते हैं ना। फिर से एक बार देखते हैं, ऐसे तत्व जिनमें धातु एवं अधातु दोनों के रासायनिक गुणधर्म पाए जाते हैं या उपस्थित होते हैं क्या कहलाते हैं? उपधातु कहलाते हैं। अब देखिए यहां नई परिभाषा, आधुनिक परिभाषा क्या है उपधातु की? तो ऐसे तत्व जो अलग अलग रासायनिक क्रियाओं में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके तथा त्याग ना, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने तथा त्यागने दोनों की प्रवृत्ति पाई जाती है। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की भी और इलेक्ट्रॉन त्यागने की भी प्रवृत्ति पाई जाती है, उसको हम क्या कह देते हैं? उपधातु कह देते हैं। क्या कह देते हैं बच्चों? उपधातु। अब देखें यहाँ पे उपधातुओं की संख्या कितनी है? 7। केवल 7 ही ऐसे तत्व हैं जो उपधातु की श्रेणी में आते हैं। कौन कौन से? एंटीमनी, इसको Sb से प्रदर्शित किया जाता है। दूसरा है आर्सेनिक, जिसको As से प्रदर्शित किया जाता है। तीसरा है सिलिकॉन, जिसको Si से प्रदर्शित किया जाता है। अगला है चौथा जर्मेनियम, जिसको Ge से प्रदर्शित किया जाता है। अगला है बोरान, जिसे B से प्रदर्शित किया जाता है। और दूसरा अगला है टेल्यूरियम, जिसे Te से प्रदर्शित किया जाता है। और अंतिम है पोलोनियम, जिसे Po से प्रदर्शित किया जाता है। बात समझ में आ गया? तो उपधातुओं की संख्या कितनी है? 7। कौन कौन सी? एंटीमनी, आर्सेनिक, सिलिकॉन, जर्मेनियम, बोरान, टेल्यूरियम और पोलोनियम। ये हो गए क्या? उपधातु के उदाहरण। तो उपधातुओं की संख्या कितनी है? 7। याद रहेगा। आगे चले। अगला है यौगिक। शुद्ध पदार्थ हम लोग पढ़े थे कितने टाइप के? 2 टाइप के। कौन कौन सा? एक है तत्व, दूसरा है यौगिक। तत्व में हम लोग पढ़े धातु, अधातु और उपधातु। तत्व के कितने भाग? 3 भाग,
धातु, अधातु और उपधातु। उसके बाद जो शुद्ध पदार्थ का जो दूसरा भाग है वो क्या है? यौगिक। यौगिक किसे कहते हैं? जब दो या दो से अधिक तत्व, क्या? जब दो या दो से अधिक तत्व किसी निश्चित अनुपात में मिल जाते हैं तो क्या कहलाता है? यौगिक कहलाता है। देख लेते हैं यहाँ पे यौगिक की परिभाषा। यौगिक एक ऐसा शुद्ध पदार्थ है, यहां शुद्ध पदार्थ देखिए 2 बार लिखा गया, ठीक है। तो यौगिक एक ऐसा शुद्ध पदार्थ है जिसमें 2 या 2 से अधिक विभिन्न परमाणु क्रमांकों के परमाणुओं की संख्या एक निश्चित अनुपात में आपस में रासायनिक संयोग द्वारा अणु बनाती है, उसे हम कह देते हैं क्या? यौगिक। या साधारण सी जो हम बताए हैं परिभाषा वो भी ना, कि जब 2 या 2 से अधिक तत्व किसी निश्चित अनुपात में मिलते हैं तो मिलने के परिणाम स्वरूप जो बनता है उसे क्या कहते हैं? यौगिक कहते हैं। जैसे हम एक यौगिक का लिखते हैं सूत्र H2O, ये क्या है? ये जल है। क्या है? जल। जल एक प्रकार का क्या है? यौगिक है। इसमें देखते हैं, इसमें हाइड्रोजन के कितने अणु हैं? 2 अणु ना। कितने तत्व हैं? ठीक, हाइड्रोजन तत्व है। हाइड्रोजन के कितने अणु? 2 अणु। और ऑक्सीजन के कितने अणु? 1 अणु। दोनों मिल गए हैं, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन के 2 अणु, ऑक्सीजन के 1 अणु, तो बना दिया है H2O। H2O का 1 अणु बन गया है ना। और ये क्या है? एक प्रकार का यौगिक है। तो अभी हम लोगों ने बात किया कि जब 2 या 2 से अधिक तत्व किसी एक निश्चित अनुपात में मिलते हैं तो क्या बनाते हैं? यौगिक बनाते हैं। इतना बात समझ में आ गया? आ गया? ठीक, इसको नोट कर लीजिए फटाक से, आगे बताएं। आप लोग नोट कर लिए होंगे उसको। देखिए अब उसके आगे यौगिकों के रासायनिक सूत्र, इसके आगे एक चार्ट आप लोग को इस बोर्ड पर मिलेगा जिसमें कुछ यौगिक के नाम लिखे रहेंगे और कुछ यौगिक के सूत्र लिखे रहेंगे और उन यौगिक में कौन कौन से तत्व शामिल हैं उनके कुछ नाम दिए रहेंगे। तो एक चार्ट अभी आप लोग को मिलेगा, उसमें हम लोग देख लेंगे कौन कौन से यौगिक है और उसका क्या रासायनिक नाम है, कौन कौन से उसमें अवयव है। ठीक है, उसके आगे हम लोग देखते हैं यौगिक की विशेषताएं। ये लेसन का आखिरी टॉपिक है, इसके बाद ये लेसन पूरा समाप्त हो जाएगा। तो यौगिक की विशेषता में 6 विशेषताएं हैं। पहला देखते हैं, यह शुद्ध और समांग पदार्थ है। जो यौगिक है, यौगिक शुद्ध और कैसा पदार्थ है? समांग पदार्थ है। दूसरा, यौगिक में अवयवी तत्वों का अनुपात कैसा होता है? निश्चित होता है। यौगिक में अवयवी तत्वों का अनुपात कैसा होता है? निश्चित। जैसे अभी हम लोग बात किए थे, एक एग्जांपल लेके H2O। H2O में देखे थे कि ये यौगिक है, यौगिक में जितने अवयव हैं उनका अनुपात क्या है? निश्चित है। जैसे हाइड्रोजन 2 और ऑक्सीजन 1, तो 2:1 के अनुपात में यह यौगिक क्या हुआ है? बना है। जब वैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन का अनुपात 1 और ऑक्सीजन का अनुपात 2, अर्थात 1:2 के अनुपात में कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। इसीलिए यहाँ पे लिखा है यौगिक में अवयवी तत्वों का अनुपात क्या होता है? हमेशा निश्चित होता है। आगे, किसी यौगिक के निर्माण में विद्युत, ऊष्मा, ध्वनि या प्रकाश आदि उत्पन्न भी हो सकता है और अवशोषित भी हो सकता है। बात समझ में आ गया? फिर अगला है, यौगिक के गुणधर्म अपने अवयवी तत्वों के गुण से हमेशा क्या होते हैं? अलग होते हैं। जैसे यहाँ पे एक यौगिक है, इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिले हैं, तो हाइड्रोजन का एक अपना अलग गुण होगा, ऑक्सीजन का एक अपना अलग गुण होगा। जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिल जाएंगे तो इन दोनों का गुण क्या होगा? खो जाएगा और दूसरे चीजों का गुण आ जाएगा, या हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलने से जो यौगिक बना है उसका एक अलग ही गुण होगा। इसीलिए यहाँ पे लिखा है यौगिक के गुणधर्म हमेशा अपने अवयवी तत्वों के गुणों से हमेशा क्या होते हैं? अलग होते हैं। ये बात समझ में आ गई? अगला है, यौगिकों का एक निश्चित क्वथनांक और एक निश्चित क्या होता है? गलनांक होता है। उसके बाद
आखिरी है यौगिक की विशेषता में, यौगिकों को उनके अवयवी या अवयवों में भौतिक विधियों द्वारा विभाजित नहीं किया जा सकता। क्यों विभाजित नहीं किया जा सकता? क्योंकि ये प्रबल बंध द्वारा एक दूसरे से क्या होते हैं, बंधे होते हैं। जैसे ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाए, जल बनाए। अब हम इनको भौतिक विधियों द्वारा हाइड्रोजन को अलग और ऑक्सीजन को अलग नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एक प्रबल बंध द्वारा क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। यह बंध बहुत ही क्या होता है, मजबूत होता है, जिसको तोड़ना संभव नहीं है भौतिक विधियों के द्वारा। इसीलिए यहाँ पे लिखा है कि यौगिक के अवयवों को उनके भौतिक विधियों द्वारा विभाजित नहीं किया जा सकता। तो ये हो गया। तो ये जो वीडियो है ये इस लेसन का आखिरी वीडियो है। इसमें हम लोगों ने देखा कि हमारे आसपास के जो पदार्थ हैं वो किस प्रकार शुद्ध हैं, इसकी चर्चा हो गई। तो अगर ये लेसन अच्छे से समझना है तो इस लेसन के पीछे का जितना वीडियो है, इस लेसन को अच्छे से अगर समझना है तो इस लेसन के पीछे के पहले के जितने वीडियो बने हैं उन वीडियो को क्रम से पहला, दूसरा, तीसरा करके पूरा आखिरी तक देखेंगे तो ये लेसन आपको सरल दिखेगा और समझ में भी आएगा। तो चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।